हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट EMRS की वैकेंसी आई थी 2023 में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी 2023 में आई थी, तो उसमें पीजीटी केमिस्ट्री की भी वैकेंसी आई थी एंड EMRS का एग्जाम भी हुआ था। और उस EMRS का जो क्वेश्चन पेपर था उसका डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में आने वाली जो भी वैकेंसीज है KVS की, NVS की एंड खुद EMRS की वैकेंसीज आने की भी पॉसिबिलिटीज है, तो बड़ा हेल्पफुल होगा ये सॉल्यूशन आपके लिए। और आपको भी देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूं, EMRS का पेपर कंडक्ट करवाया गया था CBSE के द्वारा, तो इससे काफी हेल्प मिल जाती है। NVS KVS एग्जाम्स में भी सेम ही पैटर्न होता है लगभग इन सभी का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS में जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2023 में, जिनका पेपर 16 दिसंबर 2023 को हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये हमारा देखिए, सब्जेक्ट के टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, 10 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टीचिंग केमिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड थे। तो 70 क्वेश्चंस जो आए थे 80 में से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, उनका डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल ऑफिशियल है एंड जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो सारे ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही बताए जाएंगे आपको, ठीक है। तो जैम कैम हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। पढ़ रहे केमिस्ट्री हमारी ऐप है, जहां पे बहुत शानदार कोर्सेज अवेलेबल है एंड काफी बच्चे इस वीडियो को पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे पेड कोर्स के अंदर भी देख रहे होंगे, तो उनको भी बढ़िया है कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, एग्जाम का आइडिया लगता रहता है। EMRS पीजीटी 2023 का सॉल्यूशन पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, EMRS पीजीटी का एग्जाम जो हुआ था वो 16 दिसंबर 2023 को हुआ था। टोटल 160 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, जिसमें रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के होते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड 70 आपका बिल्कुल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो उन 70 क्वेश्चंस का हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया में, है ना, कोई भी एग्जाम हो, DSSB, RPSC, HTET, KVS, NVS, EMRS, आपका कोई भी स्टेट पीजीटी का एग्जाम है, यूपी पीजीटी का एग्जाम है, तो हमने एक कोर्स बनाया हुआ, कोर्स डिजाइन किया हुआ है। हमारी ऐप अगेन पढ़ रहे केमिस्ट्री, 6 मंथ की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी भी है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्स के बारे में। कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 11 से MSc तक के टॉपिक कवर रहते हैं, 600 प्लस वीडियोज है, 700 घंटे का कंटेंट है टोटल। PYQ वीडियो सॉल्यूशन, जैसे आप EMRS का PYQ सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसे ही NVS, KVS और भी जितने पीजीटी एग्जाम्स है उनका भी प्रीवियस ईयर हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। फिर भी कोई इश्यू आए, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आए, आप यहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से आपसे पूछा गया था। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड बायोमोलिक्यूल्स के जो क्वेश्चन है, कुछ आपको बेसिकली ना कंसेप्ट कम होते हैं, याद ज्यादा चीजें रखनी पड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है और यही हमारा पहला क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर? इनमें से कौन सा शुगर ऐसा है जो ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये आपको बताना है। स्टूडेंट, एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने क्या देखा, माल्टोज देखा आपने ऑप्शन में, लैक्टोज आपने देखा, सुक्रोज आपने देखा एंड ग्लूकोज आपने देखा। देखिए, जिसने बेसिक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है उनको ये पता होगा, जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, यहां पे देखो बाकी सारा होता ही है, नो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, इसको
किसको, CHO को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं बेसिकली। अब जो ये बनता है ना बाकी सारा सेम रहेगा, इससे ये जो बना है इसको ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है, सक्रिक एसिड भी इसको बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या ना, Br2 वाटर इस CH को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये देखो ग्लूकोज तो यहां से तुरंत हटा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने एक बात जरूर सुनी होगी, मैंने भी लेक्चर्स में पढ़ाई है ना, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, all monosaccharides and disaccharides except sucrose are reducing sugar। सुना होगा आपने, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, जिनको हम ओलिगोसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ के सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एंड जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो भी सारे आपका बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो सुक्रोज एंड जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे कैसे होते हैं, बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो उस ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड से जाते, ग्लूकोज हट गया ऑप्शन से, माल्टोज लैक्टोज भी हट जाते, अब हमारे पास बनता कौन, सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसलिए वो ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, इसलिए वो ब्रोमीन वाटर द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3, है ना। इसमें आप ये बात ध्यान रख सकते थे कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो देखो ग्लूकोज तो पक्का ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाले भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट सुक्रोज ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। यस, अगेन स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका बायोमोलिक्यूल से ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज is not responsible for the stabilizing the tertiary structure of proteins। तो प्रोटीन्स की जो टर्चरी स्ट्रक्चर होती है उनमें से कौन सी बॉन्डिंग आपको नहीं पाई जाएगी। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पक्का ही सुना होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पक्की ही होती है, एंड देखो पर ऑक्सी लिंकेज होने का कोई मीनिंग ही नहीं है, प्रोटीन्स के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आंसर तो नो डाउट फर्स्ट आएगा, बट ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज भी आपको देखने को मिलती है, जो कि स्टेबलाइज करती है आपका टर्चरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये तीनों टाइप की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बट आपका पर ऑक्सी लिंकेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस भी दिखा सकता हूं अगर आप देखना चाहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ टर्चरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स, ये सब तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी एंड टर्चरी स्ट्रक्चर, secondary and tertiary structures are stabilized by hydrogen bond, आ गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वांडरवाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। स्टूडेंट अगर देखिए यहाँ पे देखो पर ऑक्सी लिंकेज की जगह अगर आयोनिक बॉन्ड लिखा होता, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन लिखा होता तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होता, वो भी बिल्कुल करेक्ट होता। तो कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस प्रोटीन की टर्चरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। Which of the following will not produce a precipitate with AgNO3? इनमें से कौन सा ऐसा है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पे पीपीटी नहीं देगा? स्टूडेंट दिस इज सिंपल SN1 रिएक्शन होती है, ये आपका सिंपल SN1 रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या करो, Br को हटाओ एंड कार्बोकटायन बनाओ, और ये देखो कि कहां पे सबसे अनस्टेबल कार्बोकटायन है, जहां पे भी सबसे अनस्टेबल कार्बोकटायन होगा वो पीपीटी नहीं देगा, वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो यहां पे हमने देखा यहां से Br हटेगा तो इस CH2 के ऊपर आएगा, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, है ना, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटायन, हाईली स्टेबलाइज। इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस लग रहा है, ये तो काफी स्टेबल है, तो ये तो इजीली पीपीटी देगा, ये तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये देखिए अगर यहां से Br हटता है तो ये आपका बनेगा 3 डिग्री कार्बोकटायन। क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर यहां से Br हट जाता है तो यहां पे बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक मिथाइल ये रहा, एक रहा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है। 3 डिग्री कार्बोकटायन भी काफी ज्यादा स्टेबलाइज होता है। उसके बाद देखो यहां से Br हटा, दिस इज अलाइलिक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बोकटायन। जस्ट कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है
उससे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको अलाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये भी व्हाइट कलर के पीपीटी देगा। तीनों ऑप्शन हट गए, करेक्ट आंसर बच गया क्या स्टूडेंट? आप सभी ने सुना होगा अकॉर्डिंग टू ब्रिडेट्स रूल, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए दैट इज हाईली अनस्टेबल, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ये बी आर जैसे ही हटाया यहां से, यहां पे क्या आ गया भाई आपका, क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप सभी को पता है अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, अगर sp2 हो गया तो ये पूरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये कार्बन sp2 हो जाएगा वो प्लेनरिटी की कोशिश करेगा, वो प्लेन में आने की कोशिश करेगा, बट यहां पे ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इसीलिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ब्रिडेट्स रूल प्रेजेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या होगा, यहां से ये बी आर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता अगर मैं बी आर निकल गया तो ब्रिजेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज वेरी अनस्टेबल, इसीलिए बी आर जाएगा नहीं। अगर बी आर नहीं जाएगा AgNO3 के साथ तो AgBr के व्हाइट कलर के पीपीटी कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी थी। ये वाले तीनों कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल है, दिस इज हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है एंड जितने भी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आए हैं सारे 11-12 लेवल के क्वेश्चन है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 11-12 सिलेबस। ऐसा नहीं है कि नेट गे जैम टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए, 11-12 का लेवल के क्वेश्चंस आपसे सारे पूछे गए हैं, जेईई नीट लेवल के आप बोल सकते हैं, ठीक है। और विच मैच द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को मैच करके बताना। भाई देखो इसके नाम में ही क्या आ रहा है, एस्पर्टिक एसिड, इसके नाम में ही एसिड आ रहा है तो समझ जाना कि ये एसिडिक नेचर का रहा होगा। तो ये देखो डी की अगर बात करें, एस्पर्टिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर का रहा होगा भाई, है ना। एस्पर्टिक एसिड एसिडिक नेचर का रहा होगा तो डी का 2 आएगा। डी का 2 देखो यहां पे भी डी का 2, यहां पे भी डी का 2, यहां पे भी डी का 2 और यहां पे डी का क्या दिया हुआ 3, इसलिए हटा दो इस ऑप्शन को, ठीक है। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर सभी को पता होनी चाहिए, है ना। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर सभी को पता होगी, ये आपका CH2 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH एंड यहीं पे आपका क्या लग जाता है स्टूडेंट NH2, यहीं पे आपका क्या लग सकता है NH2। अब देखो ये जो कंपाउंड है ना वो आपका अकायरल है, ये जो कंपाउंड है वो आपका है ना बेसिकली कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कोई कायरल सेंटर थोड़ी नहीं है। अगर ये कायरल सेंटर होता तो ऑप्टिकल एक्टिव होता। इसके अंदर साफ साफ आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख पाएंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता हुआ, इस NH2 को कंटेन करता हुआ, दोनों को हाफ हाफ कट करता हुआ और एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की इमेज दिखाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट POS प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दो बात समझ में आ गई। ए का 3 आएगा, इसलिए इस ऑप्शन को भी अब मैं हटा देता हूं, ए का 3, ए का 3। अब देखो 2 बच गए। हिस्टाडीन जो है, हिस्टाडीन है ना, हिस्टाडीन में एक तो एसेंशियल, आपने सुना होगा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, एंड दूसरा आपका एस्पैराजिन करके भी है, तो ये बेसिक नेचर का होता है स्टूडेंट। सी का फर्स्ट आएगा एंड हिस्टाडीन इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखो अगर हम बात करें बी का आपका 4th आएगा, तो बी का 4th यहां पे दिया हुआ, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना वो याद रखने वाले हैं, इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है, बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं बार बार इनको देखते रहिए, तब जाके ये चीजें होंगी। और ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, 70 में से या 100 में से 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लर्निंग वाले, मेमोरी बेस्ड, भाई याद रखने पड़ेंगे बार बार, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बार बार रिवीजन कीजिए। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? फर्स्ट। इसके लिए मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दिखा देता हूं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं उनकी लिस्ट है, और यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं उनकी लिस्ट है। These are not synthesized in our body. एसेंशियल वो है जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, है ना, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो इसमें ये सब है। इसी में आप देख सकते हैं हिस्टाडीन भी जो है आपका वो एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आता है। नॉन एसेंशियल क्या है? दे आर सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी खुद ही बना लेती है इनको। तो उसमें ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिन,
ये सब आपके कैसे होते हैं, ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो अगेन स्टूडेंट समझाने का कुछ ज्यादा होता नहीं है, ये आपका याद रखने वाली चीजें होती हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, बार बार रिवीजन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए भाई, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following reaction products is chiral? इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट आएगा वो कायरल होगा? तो बड़ा आसान है भाई, देखिए ये रिएक्शन कैसी है, अल्कीन की रिएक्शन करवानी है HCl के साथ, कार्बोकटाइन बनाओ और स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। देखो यहां पे कार्बोकटाइन कहां पे बनेगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ये वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 का प्लस H लगेगा, यहाँ पे इथाइल का प्लस H लगेगा, इसलिए यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा और यहीं पे आके आपका Cl अटैक करेगा। तो ए का जो प्रोडक्ट आप देखेंगे स्टूडेंट वो क्या बनेगा, देखना ए का CH3, ये आपका CH2, यहाँ पे आपका एक CH3 ऊपर लगा हुआ था, इसके ऊपर कार्बोकटाइन बना था ना, तो यहीं पे Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, ठीक है, क्लोरीन आ गया। इसके बाद देखो इससे नेक्स्ट पे कौन आएगा, HCl का हाइड्रोजन आएगा, CH2 एंड CH3। ए का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो ए बनेगा, सॉरी ए का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। अब स्टूडेंट आप सभी को पता होगा है ना, यहां पे लिखा हुआ है इनमें से कौन सा कायरल होगा। तो कायरल के लिए वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं है ना, अलग अलग टाइप का सिस्टम कायरल हो सकता है, बट इस टाइप के सिस्टम में आप कायरल सेंटर ढूंढना, कायरल कार्बन ढूंढना। तो कायरल कार्बन का क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास जो चार ग्रुप लगे हुए वो चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। एंड कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल इन नेचर। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये भी इथाइल हो गया, ये भी इथाइल हो गया, ये दो तो सेम हो गए, इसलिए दिस इज नॉट कायरल कार्बन, है ना, ये वाला जो कार्बन है वो आपका नॉट कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर ये कायरल कार्बन नहीं है स्टूडेंट तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कायरल नहीं होगा, ये आपका अकायरल होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, अकायरल। अगर ऑप्शन ए कैंसिल, इसको हटा दो, इसको हटा दो, एक चीज कंफर्म हो गई, टाइम सेव भी करना होता है एग्जाम में, पार्ट जनरल पार्ट को भी देखना होता है। तो यहां पे भी आपका सी है और यहां पे भी सी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, चाहे आप सी ऑप्शन चेक भी मत करना, ठीक है, क्यों, टाइम से हो जाएगा। अब देख लो बी, सीधा बी पे। अगर मैं आपको बी का प्रोडक्ट बना के दिखाऊं स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए बी का प्रोडक्ट, देखो ये आपका पीएच फिनाइल, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ये वाला देखो। अब यहां पे क्या है ना, बेसिकली अब मैं कार्बोकटाइन कहां बनाऊं, इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करें तो यहां पॉजिटिव चार्ज आए, है ना, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करो, यहां पॉजिटिव चार्ज आए, बट यहां रेजोनेंस फिनाइल रिंग, ये बेंजाइलिक नहीं बन पाएगा, है ना, रेजोनेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका है इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करो, ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है, एंड यहीं पे आप क्लोरीन का अटैक करवाओ, यहीं पे आप क्लोरीन का अटैक कराओ। सारा खेल किसका है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का सारा खेल है यहाँ पे। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये आपका फिनाइल हो गया, यहां पे आपका सी कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आया था, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज था वहीं पे क्लोरीन आ गया। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका CH2 बन गया, ये आपका CH2 एंड ये आपका पीएच, दिस इज द प्रोडक्ट स्टूडेंट। ऑप्शन बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो ये। अब ये देखिए ध्यान से, दिस इज कायरल कार्बन, कैसे, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है ना, क्लोरीन एक अलग ग्रुप है, फिनाइल एक अलग ग्रुप है, ये पूरा एक अलग ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, चारों के चारों जो ग्रुप लगे हुए वो डिफरेंट है, इसलिए दिस इज कायरल। और ये कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड भी कायरल होगा। जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, एक ही हो, सिर्फ एक, जहां पे दो होते हैं वो कंपाउंड अकायरल हो सकता है, वो मीजो कंपाउंड हो सकते हैं, बट मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां पे एक ही कायरल कार्बन है वो पक्का ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वो पक्का ही कायरल होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई जी, है ना, बी तो आंसर आएगा पक्का। अगर बी आएगा, सी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। सी का प्रोडक्ट आप बना के देखें, दोनों जगह से सिमेट्रिकल है, कहीं बना लेना। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, यहां पे एक जगह एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, एक क्लोरीन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस बॉन्ड को आपने यहां ब्रेक किया, यहां पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो यहां पे आपका CH2 एंड CH3,
ठीक है, ये बनेगा। अब देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 चारों के चारों डिफरेंट है, चारों के चारों डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज भी है, ये भी कायरल कार्बन होगा। और जहां पे कायरल कार्बन होगा, एक कायरल कार्बन हो, वो तो पक्का ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि भाई ये तीन रिएक्शन गिवन है, इनके मेजर प्रोडक्ट निकालो और ये बताओ कि कौन सा कायरल प्रोडक्ट होगा। तो बी एंड सी का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कायरल प्रोडक्ट होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, क्वेश्चन नंबर 56 है ना, SN1 रिएक्शन का है। Which of the following nucleophilic substitution reaction is possible? कहां पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी? स्टूडेंट SN1 रिएक्शन में जो RDS होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे SN1 पॉसिबल हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब देखो जब यहां से क्लोरीन हटेगा तो इस पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आना, विनाइलिक कार्ब, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? विनाइलिक कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल। देखो जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, आप सभी ने सुना होगा, मोर एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल है ना। ये इन्होंने पूछा कि कौन सा पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए जैसे यहां से क्लोरीन हटेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है इसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन, दैट इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बिकॉज रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस लग रहा है, ये तो काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे SN1 होगी, SN1 होगी। इसमें आप देख सकते थे जैसे ही क्लोरीन हटेगा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आता, दैट इज अनस्टेबल। जैसे ही क्लोरीन हटेगा कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आता, दैट इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल। इसलिए इनमें से कौन सा भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको देखनी थी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा है, आपने ब्रोमीन वाटर के साथ उसके रिएक्शन करवाई और व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आपको मिला? बेंजोइक एसिड। देखो भाई ब्रोमीन वाटर का काम क्या है भाई, या तो ऑक्सीडेशन के काम आता है, और एक बड़ी फेमस रिएक्शन काफी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कार्बोलिक एसिड को समझ के कि ये क्या पूछ लिया। स्टूडेंट दिस इज नथिंग बट फिनोल का ही कॉमन नेम होता है। फिनोल जो है, फिनोल की रिएक्शन, ये रिएक्शन आप सभी ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। जब आप इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करवाते हैं तो ये वाला आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बड़ा फेमस प्रोडक्ट है, बड़ा फेमस प्रोडक्ट है भाई। ये रिएक्शन सबने पढ़ी होगी। यहाँ ऑर्थो पे एक Br लग गया, एक यहाँ पे Br लग गया एंड एक आपका यहाँ पे Br लग गया, तो दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन है ना। फिनोल की रिएक्शन जब आप, ये टेस्ट भी होता है फिनोल के लिए, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है एंड फिनोल का ही कॉमन नेम होता है क्या? कार्बोलिक एसिड। फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं क्योंकि फिनोल एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन हटेगा यहां से फिनोक्साइड आयन बनेगा, दैट इज स्टेबल कंजुगेट बेस, इसलिए फिनोल का ही कॉमन नाम होता है कार्बोलिक एसिड। समझ में आई बात? फिनोलिक एसिड भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये दम समझिएगा। तो यहाँ पे भाई फिनोल की रिएक्शन जब आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई होगी, इस कलर के व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिलते हैं। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट अगेन ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। इन डीएनए सुगर मोइटी इज, डीएनए में भाई काफी चीजें हैं, है ना। अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, सुगर मोइटी भी प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। तो देखो आंसर तो नो डाउट यही आएगा, आंसर तो यही आएगा। मैं बट आपको एडिशनल इस टाइप का एक और क्वेश्चन बता दूंगा। डीएनए और आरएनए में भाई जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको लेके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डीएनए आरएनए में उसकी बात करूंगा यहाँ पे, शायद मैंने गलती से प्रोटीन्स करके बोल दिया भाई। डीएनए तो खुद ही एक प्रोटीन होता है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो भाई डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सुगर मोइटी तो नो डाउट बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज ही होती है, उसके अलावा देखो सारी चीजें। तो ये देखो इसमें डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन
बीटा डी 2 डिऑक्सीराइबोज सुगर मोइटी, ये रही जी, ये तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। कल को एग्जामिनर आपसे आरएनए के अंदर पूछ ले तो आरएनए के अंदर क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। देखो बीटा डी यहां पे भी है, ये 2 डिऑक्सीराइबोज है और ये सिंपल डी राइबोज, ठीक है। तो डीएनए में क्या आ गया, डीऑक्सीराइबोज। उसके बाद जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन 3 कॉमन बेसिस, 3 तो कॉमन बेस होते हैं इनके अंदर, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डीएनए और आरएनए में बताओ भाई कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी की स्ट्रक्चर रही एडेनिन की। अब देखो 3 तो कॉमन है, AGC, कौन से, AGC, A एडेनिन, G ग्वानिन, C साइटोसिन, AGC है ना। जैसे आपने सुना होगा ADC, ADC, AG, या फिर ऐसे ऐसे लगा लो ना, जैसे क्या कई बार क्या ऐसे बोलते हैं, AG सुनते हो, है ना। पत्नी अपने पति को कैसे बोलती है, AG जरा सुनते हो, ठीक है। तो AG सुनते हो तो कॉमन है। उसके अलावा देखो थाइमीन प्रेजेंट इन द डीएनए एंड थाइमीन प्रेजेंट इन डीएनए बट इन द प्लेस ऑफ थाइमीन आरएनए कंटेन्स यूरासिल, है ना। आरएनए भाई देखो इसमें अगर आप बात करेंगे, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है एंड डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, डीएनए के अंदर थाइमीन होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा मैं एक बार देखता हूं कोई लॉजिक, देखो भाई ऐसे याद रख लेना, आरएनए में आर आ रहा है ना तो यूरासिल में भी आर आ रहा है। देखो आरएनए में आर है तो इसलिए यूरासिल में भी आर है। अब देखो डीएनए में आपका ऐसा कोई है ही नहीं, आर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये ऐसे याद रखना, डीएनए में आर, आरएनए में आर है ना तो यूरासिल में भी आर है। बाकी तो 3 कॉमन है, AGC याद रख लीजिएगा भाई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, इसका हाइड्रोजिनेशन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ BD एंड BASO4 लिंडलर कैटालिस्ट। वाई मिला, वाई की खास बात क्या है, वो सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है टोलेंस रिएजेंट के साथ, बट वो फेलिंग सॉल्यूशन को टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करता है। तो भाई टोलेंस का टेस्ट देता हूं, फेलिंग्स का ना देता हूं, कौन हो सकता है, एल्डिहाइड भी एक पॉसिबिलिटी है एल्डिहाइड की। और दूसरी बात है ये वाला कंपाउंड की रिएक्शन जब आप PDBSO4 के साथ करवाते हैं, इसका प्रॉपर इसको नाम भी बोला जाता है भाई। देखो जब आप RCOCl की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBASO4, ठीक है, तो क्या मिलता है आपको भाई, आपको मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड। सेम यही काम हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे भी। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखी ऊपर, ये 6 कार्बन की बेंजीन, इसके ऊपर लगा हुआ C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका ये वाला कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन जब आपने इसके साथ करवाई होगी तो आपको क्या मिल गया होगा, यहां पे जहां पे COCl लगा हुआ वहां पे CHO आ जाएगा और ये पॉजिटिव टोलेंस शो करेगा एंड फेलिंग्स ये शो नहीं करेगा। इनमें से अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्या आएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट खास बात क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है, तो ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। देखो ये रहा, अब देखो हमें ये पता है कि ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है ऐसे करके, यहां आपका डेल नेगेटिव और यहां पे आपका डेल पॉजिटिव। देखो इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। जहां पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफाइल की ऐड होने की। किस पे, C डबल बॉन्ड O पे। तो जितना ज्यादा यहां पे देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ही रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, अगर आप इसके साथ
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जिससे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो न्यूक्लियोफाइल खुशी खुशी आएगा क्योंकि उसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो बात समझ में क्या आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं वो रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे, वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल खुशी खुशी आएगा। देखो यहां पे कुछ नहीं लगा रखा, यहां पे CH3 जिसका कि प्लस आई इफेक्ट होता है, ये तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को ही खत्म करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या लेने आएगा भाई, है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या लेने आएगा। अब यहां पे देखो CH2 के साथ क्लोरीन लगा दिया। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, माइनस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो न्यूक्लियोफाइल खुशी खुशी आ जाएगा। यहां तो दो CH3 लगा दिए भाई, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, दोनों जबरदस्त वाला क्या देंगे, जबरदस्त वाला प्लस आई शो करेंगे एंड उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो ऑप्शन नंबर 3 की होगी क्योंकि यही सिर्फ माइनस आई शो कर रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को हटा दो। अब देखो अब बात करें भाई, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन देने पे लगा हुआ है, यहां तो और इलेक्ट्रॉन देने पे लगे हुए दो, यहां कोई ना तो ले रहा ना कोई दे रहा, जो ले रहा था इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद कौन सा फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ मैंने आपको बता दिया सबसे कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए आपको पढ़ाई जाती है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट ये होता है। ये स्टूडेंट ये देखिए, आपने एक रिएक्शन का नाम सुना होगा, दैट इज HVZ, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की। इसके लिए खास बात क्या होती है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर आप उनकी रिएक्शन करवाते हैं या तो Br2 रेड फास्फोरस इन वाटर या क्लोरीन Cl2 रेड फास्फोरस इन वाटर, तो आपको क्या मिल जाता है भाई, यहां अल्फा पोजीशन पे, अल्फा जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे क्लोरीन लग जाता है। इस रिएक्शन का नाम भी फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज HVZ रिएक्शन। और खास बात क्या होती है, काफी बार एग्जामिनर इसको ऐसे पूछता है, बताइए इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन शो करेगा, तो कंडीशन मैंने क्या बताई, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहला कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है और उसके ऊपर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन शो करेगा, वरना नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विच ऑफ दीज रिएक्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, इनमें से किसमें बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। स्टूडेंट देखिए, बेंजीन की रिएक्शन आपने करवाई है CO और HCl, आपने नाम सुना होगा गाटरमैन कोच रिएक्शन, दिस इज सिंपली गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट पक्का ही बेंजल्डिहाइड बनता है, गाटरमैन कोच, ये गाटरमैन कोच है भाई, सिंपल गाटरमैन नहीं है ये, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आपको मिलता है ना, इसी को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, इसलिए यहां तो बन रहा है। दिस इज इटार्ड ऑक्सीडेशन, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, जब भी आप इसकी रिएक्शन, टोल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहां पे भी आपको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। इन दोनों में तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अब देखो भाई, सबसे पहले CN नजर आ रहा है, CN की रिएक्शन SnCl2 एंड HCl के साथ करवाई है ना, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया है, तो ये भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये भी आपका बेंजल्डी, ये भी आपका CN एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई है, तो यहां पे आपको बेसिकली बेंजल्डिहाइड देखने को नहीं मिलता, यहां पे आपको बेंजल्डिहाइड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी तीनों में इटार्ड ऑक्सीडेशन, गाटरमैन कोच रिएक्शन एंड ये भी आपका बेसिकली CN का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, पहले इसका रिडक्शन हो जाएगा या अटैक होके हाइड्रोलिसिस होगा इसका, एंड फिर आप इस यहाँ पे मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा CN जो है इमीन्स टाइप के सिस्टम में, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए ये भी कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता। स्टूडेंट अब आप कहेंगे
सर ये क्वेश्चन था 62 और इसके बाद आप 73 पे आ गए सीधा। तो स्टूडेंट जो बाकी के बीच के जो क्वेश्चन थे ना वो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे, इनडायरेक्टली वो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, बट जो हमारी मेन 11th-12th लेवल की केमिस्ट्री होती वो नहीं थे, वो थोड़े से मतलब सब्जेक्ट की जो पैडागोगी होती उससे रिलेटेड थे, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, आपने ऐसे देखा होगा 1s, आपने देखा होगा 2s, आपने देखा होगा 3s, आपने देखा होगा 2p, आपने देखा होगा 3p। स्टूडेंट ये जो नंबर आपको दिखता ना इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किन से रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ये किसको डिस्क्राइब करता है? क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बताता भाई, है ना। आपके पास कौन कौन से क्वांटम नंबर है? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। क्या शेप को कौन बताता भाई? स्मॉल एल बताएगा, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। तो शेप को तो नहीं बताता। स्पेशियल अरेंजमेंट वो आपका भाई जैसे px है, pz है, ml बताता है। वो कौन बताता है? ml बताता है, तो वो भी हटा दो। उसके बाद स्पिन वो ms बताता है, हटा दो। करेक्ट आंसर क्या बचता है? एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। स्टूडेंट अगर आपने देखा हो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? En इज इक्वल टू -13.6 इंटू में Z स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अब देख लो यहां पे क्या रहा आपका n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है भाई? ये आपका क्या है? एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको केमिकल बॉन्डिंग बोलो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बहुत ही सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक which atom has 2 unpaired electron and therefore paramagnetic। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। बीई की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है 1s2 2s2, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हटा दो। बोरॉन के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p वाला, हटा दो। कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आप ऐसे बना के भी देख सकते हैं 1 और 2, है ना। p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक भी है। और हीलियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ये दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, बोरॉन भी कार्बन भी, बट कार्बन यहाँ पे कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिस इज फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। ये कह रहा है दिस सब कुछ, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ द फॉर्मेशन फॉर दिस? देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनता है, एक मोल फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, उसके जो मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट से जब आपने उसकी रिएक्शन करवाई और एक मोल जब बनता है, एक मोल, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है। ये आपका कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर, जो भी आप बोलना चाहिए इसको बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करो, आपको ये चाहिए कि प्रोडक्ट साइड में ये आ जाए, है ना, प्रोडक्ट साइड में ये आ जाए, और वो भी एक मोल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने यहां पे देखा कि यहां 4 है और ये तो एक ही है। अगर आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन को 1/2 से हाफ से इसको डिवाइड कर दें पूरी रिएक्शन को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/2 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा किया जा सकता है। तो अगर आपने इस रिएक्शन को हाफ से डाउनलोड किया तो इसकी एंथैल्पी को भी हाफ से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कह रहा हूं, डिवाइड, सॉरी भाई, गलती से डाउनलोड कह रहा हूं क्योंकि, है ना। चलिए भाई, तो इसको आपने हाफ से क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो ये रहा जी। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। इसके बाद यहां क्या आ जाएगा? 2, ठीक है, यहां तक। अगर आपने इस पूरी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड किया है तो इसकी एंथैल्पी को भी आप हाफ से डिवाइड कीजिए, तो इसको लगभग 288 मान सकते हैं। 288 को जब आपने 1/2 से डिवाइड किया होगा तो ये 144 के आसपास आ जाएगी। कितनी आएगी? 144 किलो जूल। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस रिएक्शन को आप चेंज करो, है ना। इस रिएक्शन को आप इस थोड़ा सा क्या कीजिए ताकि चीजें कैंसिल आउट हो जाए। इसको रिवर्स कर दो, जो रिएक्टेंट उसको प्रोडक्ट बना दो। तो इसको जब मैंने रिवर्स किया
तो ये कॉपर प्लस में ये रहा, एंड इससे मेरे को क्या मिल गया, अगर आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसके एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है। पहले प्लस था, अब कितना हो जाएगा, माइनस। पहले अगर वो रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक थी, अब ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी से। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, देखो पहली बात तो ये देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो वहां पे 1 मोल बचेगा। तो क्या ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, कॉपर सॉलिड की रिएक्शन जब आपने करवाई हाफ O2 के साथ, तो आपको क्या मिला, 1 मोल मिला कॉपर इसका। यही तो हमारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रही है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो इनकी एंथैल्पीज को भी ऐड कर दीजिए। तो यहां पे जो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती, वो क्या आती, इन दोनों को ऐड कर दो, 144 माइनस 144 प्लस में माइनस 11.3, इन दोनों को जब आप देखेंगे तो ये 156.3 आ जाएगा, सॉरी 155 आएगा भाई, 155.3 क्या आएगा, 1.3। तो भाई क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, देख लो जी, कौन सा। पहली बात तो माइनस का आएगा, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई, डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में खास बात क्या होती है, 1 मोल बनना चाहिए। 1 मोल कैसे बना था, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, है ना, एंथैल्पी को भी 2 से डिवाइड किया, उसके बाद इसको रिवर्स किया, साइन चेंज हो जाएगा एंथैल्पी का, फिर दोनों को ऐड किया, एंड फिर हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज माइनस 155.3। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा थर्मोकेमिस्ट्री का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ 4 हीलियम प्लस आयन इज दिस। नाभिकीय होती हमें पता है, कैसे निकालते हैं भाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है En का, अभी लिखा मैंने, 13.6 इंटू में ऊपर होता है Z स्क्वायर और नीचे होता है N स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है इसलिए 1 ले लेंगे, और Z है ना, इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है भाई, हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, और नीचे क्या आएगा 1। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is possible excited state for an electron in the this? अब इसके लिए क्या क्या एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स के लिए क्या क्या एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट के लिए n की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। अगर आपका फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है वो ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद की सारी कैसी होती है, उसके बाद की सारी कैसी होती है स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट। जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताइए, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आपने एनर्जी निकालने की कोशिश की 13.6 इंटू में, है ना, z यानी कि 2 का स्क्वायर, और नीचे आपने n की जगह भी 2 का स्क्वायर पुट किया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी आ जाएगी दैट इज 13.6। इन्होंने कहा है इनमें से कोई ना कोई एनर्जी आपका किसी भी एक्साइटेड स्टेट की भी हो सकती है, वो नहीं कि फर्स्ट की। फिर हमने सेकंड वाली ट्राई की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी हमने देखी उसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 13.6, ऊपर तो वही आएगा 2 का स्क्वायर, और नीचे n की वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, और जब आपने इसको डिवाइड किया होगा स्टूडेंट तो आपके पास आएगा माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। देखो अगर ऑप्शन में हमारे पास माइनस 13.6 होता, जो कि नहीं है, है ना, 13.6 की जगह -1 पॉइंट, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, कौन सी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं हो सकती है, ये एनर्जी आएगी। हाँ, अब 4 भी पुट करके देख लेना भाई, 4 पुट करके देखोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, यही आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पॉसिबल हो सकती थी एक्साइटेड स्टेट, बट यहाँ पे आंसर ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, ये कह रहे हैं कि इससे हमने बताओ भाई क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन कैसे काम करती है, आइए देखते हैं स्टूडेंट। ये आपका CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड O,
उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन में ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालिए, है ना। तो इनमें से मान लो किसी को भी निकाल दो, चाहे इस वाले को निकालो चाहे इसको निकालो, और ऐसे वाले को निकालना कि 5 मेंबर की एटलीस्ट रिंग बने, 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने CH2 नेगेटिव बनाया, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहां अटैक करता है, तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5। तो भाई आपने क्या किया भाई, 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। ये जो 1 नंबर कार्बन इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव आ गया था, ठीक है। 1 नंबर कार्बन पे ही आपका क्या लगा हुआ है, हाँ इसी के ऊपर आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो इसको अगर हम 1 बोल रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। इसके ऊपर अभी भी क्या लगा हुआ स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, देखो इस पोजीशन से स्टूडेंट, यहां से ये OH होता है, क्या होता है ये OH ना। ये लास्ट वाला स्टेप तब होता है जब हीट आपको गिवन रहती है, जब आपको हीट आपको गिवन रहती है। तो करना क्या है, यहां से ये हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखो यहां तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, तो हमें यहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये आपका CH3 यहां पे लगा हुआ है एंड इसी जगह आपका क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O। तो इसको अल्फा, इसको बीटा, क्या आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये देखो ऐसा आपको कहां पे दिख रहा है, ऐसा आपको जो दिख रहा है, ऐसा आपको जो दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा भाई, कहीं न कहीं गड़बड़ हमने की होगी जरूर। ये 1 नंबर 2 3 4 5, ठीक है। 1 2, 1 पे CH3 लगा रखा है, 3 आ गया, 4 आ गया। अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने भाई, 5 पे थोड़ी लगा हुआ है, ये 4 पे लगा हुआ है ना। यहां ध्यान से देखिए 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो 4 नंबर तो ये है ना C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सेम आपने क्या देखा जी, बस इसको क्या कर दो, ये रहा। अब इसको देख लो और इसको देख लो, कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला जो स्टेप होता है ना स्टूडेंट, लास्ट वाला स्टेप, ये E1CB का स्टेप होता है। E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया जाता है ना। लास्ट में बस इतना याद रखना कि यहां से OH, ये OH बन जाता भैया जब आप इसको एसिडिक कंडीशन तो होती है, यहाँ पे प्रोटॉन जो निकला था, तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा OH एंड यहां से ये H, ये यहां से इस तरीके से आपका बाहर निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है किसमें, अल्डोल कंडेंसेशन में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द अमीनो एसिड कैन बी विजुअलाइज्ड बाय, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं भाई, तो निनहाइड्रीन इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, निनहाइड्रीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखने वाला क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन। द सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ऑफ एनालीन इज सोल्यूबल इन अल्कली, क्या वो अल्कली में सोल्यूबल होते हैं। पहली बात देखिए ये होते क्या है, सल्फोनामाइड क्या होते हैं बेसिकली भाई, देखो ये कुछ इस टाइप के आप बना सकते हैं, ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH2 के साथ, कोई RNH2 है, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है और ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड O, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका N H और R, इसी को क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड बोलते हैं। अब खास बात क्या होती है स्टूडेंट, ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाईली एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि जब ये निकलेगा ना, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इस वाले ग्रुप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है ना, वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर ये एसिडिक नेचर का है तो अल्कली में तो सोल्यूबल हो ही जाएगा भाई। अगर ये एसिडिक नेचर का है तो अल्कली में तो सोल्यूबल हो ही जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा होता है, पहला पॉइंट, द सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एनालीन इज सोल्यूबल इन अल्कली। बिल्कुल सही बात है भाई, अल्कली में सोल्यूबल होंगे। तो असर्शन तो सही नजर आ रहा है, A is 2, बट रीजन यहां पे फॉल्स स्टूडेंट, वो आपका हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता अल्कली के द्वारा, हाइड्रोलाइज नहीं, उसके अंदर सोल्यूबल ही हो जाता है, क्योंकि एसिड वो बेस हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, सॉरी
सोल्यूबल ही हो जाएंगे, इसलिए दिस इज नॉट ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू। ए इज द मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका और इस वीडियो का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स will show maximum number of hyper conjugation structure। स्टूडेंट जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। रेडिकल को कार्बोकटाइन मान लिया करो अगर ना समझ में। तो यह रेडिकल दिख रहा है, इसके पास देखो 1 2 1 2 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्या इसके पास देखो अल्फा कार्बन, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, 4 कार्बन ऑलरेडी लगे हुए। तो इसके पास कितने हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी? 2 ही बनेगी। इसके पास देखिए कितने, देखो ये CH3 मिथाइल लगा हुआ, मिथाइल के ऊपर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एक यहां पे लगा हुआ है 4, एक यहां पे लगा हुआ है 5। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5। इसके पास कितने हुए? सिर्फ 1, ये वाला ना, इससे यही कार्बन है ना अल्फा, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हो गए? 1 यहां लगा हुआ है, बस इसके पास भी 1 ही है, इसके पास भी 1 ही है। तो देखो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होंगी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 की। 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। स्टूडेंट ये हमारा EMRS PGT केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसका पार्ट 1 था जिसमें हमने पहले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप के स्टूडेंट हैं तो हमारे डाउट्स जो आप हमसे डाउट्स ले सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी PGT एग्जाम का, किसी भी टेट एग्जाम का, नेट के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, गेट के लिए, IIT जैम के लिए, MSc एंट्रेंस के लिए, तो हमारी ऐप पे पढ़ रहे केमिस्ट्री पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कंटेंट डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड ऑलरेडी आप यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा ऐसी देखो पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे भाई, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियो की। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।